हेलो, मैं CS डोटासरा, प्रिंसिपल गवर्नमेंट बांग्ला कॉलेज हिंदवाड़ा। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीकॉम पार्ट सेकंड ABST पेपर फेस्ट के वैल्यूज ऑफ गुडविल टॉपिक विषय पर ख्याति के मूल्यांकन की विधियों पर चर्चा करने जा रहे हैं। प्रिय विद्यार्थियों, विधियों से पहले हम एक और चर्चा करना चाहेंगे कि ऐसी कौन सी परिस्थितियां हैं जबकि ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता महसूस की जाती है। प्रिय विद्यार्थियों, एकाकी व्यापार की दशा में व्यापार क्रय करने के लिए व्यापार बेचते समय यदि व्यापार का गवर्नमेंट द्वारा अनिवार्य अधिग्रहण किया जाता है या एकाकी व्यापार को साझेदारी संस्था या कंपनी फॉर्मेट में परिवर्तित किया जाता है, तब ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता महसूस की जाती है। दूसरा बिजनेस फॉर्मेशन है, पार्टनरशिप फर्म, साझेदारी संस्था। तो साझेदारी फर्म की दशा में ऐसी कई परिस्थितियां हैं जिनमें ख्याति का मूल्यांकन करने की आवश्यकता पड़ती है, जैसे किसी पार्टनर की डेथ हो जाना, नए पार्टनर को एडमिशन देना, लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन होना या फर्म को कंपनी में परिवर्तित करना। ये कुछ परिस्थितियां हैं जिनमें ख्याति का मूल्यांकन किया जाता है। इसी प्रकार कंपनी फॉर्मेशन की दशा में यदि कंपनी का संविलियन दूसरी कंपनी द्वारा संविलियन किया जाता है या दो से अधिक कंपनियों को आपस में एमेलगामेट किया जाता है या सरकार द्वारा अनिवार्य अधिग्रहण किया जाता है, तो ये कुछ परिस्थितियां हैं जिनमें ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता पड़ती है। अब हम ख्याति के मूल्यांकन की विधियों पर चर्चा करने जा रहे हैं। प्रिय विद्यार्थियों, ख्याति एक अदृश्य संपत्ति है, इसलिए इसका ठीक मूल्य निकालना या मूल्यांकन करना बहुत कठिन कार्य है। एक ऐसी संपत्ति जो अदृश्य है, जिसको हम आंखों से देख नहीं सकते हैं, हाथ से छू नहीं सकते हैं, तो उसका सही मूल्यांकन करना अति कठिन कार्य है। फिर भी मूल्यांकन करना ज़रूरी होता है, आवश्यक होता है। तब जो विधियां हैं उन पर चर्चा करना आवश्यक हो जाता है। एक बात और कहना चाहूँगा कि जो विभिन्न विधियां हैं उनसे ख्याति का जब मूल्यांकन किया जाता है वो मूल्य अलग अलग आता है। फिर भी मूल्यांकन करना आवश्यक है, क्योंकि जब व्यवसाय का विक्रय किया जाता है तो दृश्य संपत्तियों के अलावा इसका भी भुगतान करना होता है, इसलिए मूल्यांकन करना अति आवश्यक है। एक ऐसी संपत्ति जो प्रतिष्ठा के रूप में जानी जाती है, तो उसका अनुमान ही लगाया जा सकता है, एग्जैक्ट वैल्यूएशन करना बहुत कठिन कार्य है। मूल्यांकन की विधियों की चर्चा करने से पहले कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं कि जिनकी आवश्यकता पड़ती है ख्याति का मूल्यांकन करने के लिए, तो उन फैक्टर्स पर चर्चा करने जा रहे हैं कि उन फैक्टर्स की परिगणना करने के पश्चात ही किसी विधि द्वारा ख्याति का मूल्यांकन करना संभव हो पाता है। नंबर 1 है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट्स, यानी वास्तविक औसत लाभ। प्रिय विद्यार्थियों, क्योंकि ख्याति का मूल्यांकन या भुगतान आज करना होता है और इसको राइट ऑफ भविष्य में जो लाभ अर्जित होने वाले हैं उसमें से किया जाना होता है, इसलिए व्यवसाय की प्रकृति, उसका आकार और क्रेता और विक्रेता का आपसी हित, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए पिछले कुछ वर्षों के, जैसे 3 साल, 5 साल, 7 साल, उन वर्षों का औसत निकाला जाता है और उसमें कुछ एडजस्टमेंट्स करने पड़ते हैं,
क्योंकि इसको भविष्य, इसका लाभ जो है वो भविष्य मिलने वाला है, इसलिए उसमें समायोजन करने आवश्यक होते हैं। सबसे पहले प्रत्येक वर्ष, पिछले प्रत्येक वर्ष के जो लाभ हैं उसमें जो असामान्य मदें हैं भविष्य को देखते हुए, उनका समायोजन करना होता है। जैसे आय की ऐसी मदें जो भूतकाल में हो रही थी लेकिन भविष्य होने की संभावना नहीं है, तो संबंधित वर्ष के लाभ में उसको घटाना होता है। यदि भूतकाल में कोई ऐसा खर्चा या व्यय हुआ है जो भविष्य में होने की संभावना नहीं है या कम होने की संभावना है, तो उसको वापस लाभ में जोड़ा जाता है। इसी प्रकार एक टर्म है इन्वेस्टमेंट यानी विनियोग। तो व्यवसाय में विनियोग दो प्रकार के होते हैं, एक ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट व्यापारिक विनियोग और दूसरा नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट यानी गैर व्यापारिक विनियोग। गैर व्यापारिक विनियोग से एक स्थिर आय प्राप्त होती है और उसका व्यवसाय से कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता है। इसलिए जैसे सरकारी प्रतिभूतियों में विनियोजन, किसी कंपनी के अंशों या ऋण पत्रों में राशि इन्वेस्ट कर रखी है, तो उनसे जो स्थिर लाभांश या ब्याज की आय होती है उसका व्यापारिक क्रियाओं से कोई संबंध नहीं होता है। इसलिए जो पिछले वर्षों के लाभ हैं उसमें से ऐसी आय को घटा दिया जाता है। इसके पश्चात इन लाभों का औसत निकाल लिया जाता है, एवरेज निकाल लिया जाता है, और उसमें भविष्य को देखते हुए औसत लाभ में फिर समायोजन किए जाते हैं। जैसे कोई ऐसी आय की मद हो जो भूतकाल में नहीं हो रही थी लेकिन भविष्य में होने की संभावना है, तो वो आय औसत लाभ में जोड़ दी जाती है। यदि कोई ऐसा खर्चा जो भूतकाल में नहीं हो रहा था लेकिन भविष्य में होने की संभावना है, तो उस व्यय को औसत लाभ में से घटा दिया जाता है। इसी प्रकार ये स्थायी संपत्तियों को करंट वैल्यू पर लिया जाता है, चालू मूल्य पर लिया जाता है, तो उसका मूल्य यदि पुस्तक मूल्य से कम या ज़्यादा होता है तो दोनों का जो अंतर है उस पर ह्रास का समायोजन भी औसत लाभ में से करना आवश्यक होता है। यदि उसका मूल्य बढ़ जाता है तो बढ़ी जो अंतर की राशि है उस पर ह्रास की गणना करके उसको औसत लाभ में से घटाया जाता है, और यदि मूल्य कम हो जाता है तो अंतर की राशि और ह्रास की गणना करके उसको लाभ में वापस जोड़ा जाता है। इस प्रकार यदि प्रश्न में डेप्रिसिएशन की रेट दी हुई हो तो दी हुई दर से ह्रास की गणना की जाती है, और यदि प्रश्न में ह्रास की दर नहीं दी गई हो तो सूचना के अभाव में भवन पर किसी प्रकार का ह्रास चार्ज नहीं किया जाता है, लैंड पर नहीं चार्ज किया जाता है, और बिल्डिंग पर यानी भवन पर 5% की दर से ह्रास की गणना की जानी चाहिए। प्लांट एंड मशीनरी पर 15% की दर से गणना की जानी चाहिए। मोटर व्हीकल्स है उस पर 20% की दर से गणना की जानी चाहिए, और फर्नीचर पर 5 या 10% की दर से गणना की जानी चाहिए। इन दरों से गणना करने के पश्चात उसका आवश्यक समायोजन औसत लाभ में कर दिया जाता है। इसी प्रकार से जो व्यवसाय के स्वामी हैं उनका उचित पारिश्रमिक भी औसत लाभ में से घटा देना चाहिए, और इसके बाद में जो लाभ आता है उसमें से आयकर की राशि भी करंट दर के आधार पर घटाई जाती है। इस प्रकार से हमको एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की गणना की जाती है। इस तरह से ये पहला स्टेप हमारा कंप्लीट होता है। नंबर 2 है कैपिटल एम्प्लॉयड यानी नियोजित पूंजी। प्रिय विद्यार्थियों, इसका एक सूत्र दिया गया है कि कैपिटल एम्प्लॉयड दो प्रकार की होती है, क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड और एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। पहले क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड गणना की जाती है, जिसका सूत्र ये बनता है कि क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड बराबर टोटल एसेट्स एट मार्केट वैल्यू एक्सक्लूडिंग फिक्टिशियस एसेट्स, नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट एंड गुडविल, और माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज। इस तरह से यह क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड गणना की जाती है। सामान्यतः क्लोजिंग के स्थान पर एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड का उपयोग किया जाता है सेकंड स्टेप के अंतर्गत, इसलिए इसका भी एक सूत्र दे रखा है, यानी एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड बराबर क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस
50% अर्थात 1/2 ऑफ करंट ईयर्स प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इस तरह से हमको एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड की गणना करनी होती है। नंबर 3 होता है NRR यानी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ये विद्यार्थियों, NRR का मतलब होता है उस इंडस्ट्री से संबंधित बाज़ार में प्रचलित ब्याज की दर। अब इसमें रिस्क फैक्टर यदि दिया गया है तो प्रचलित ब्याज दर और रिस्क की जो रेट है उन दोनों को जोड़ देंगे और जो दोनों का योग आएगा उसको हम NRR मानेंगे। इसके पश्चात हमको गणना करनी होती है नॉर्मल प्रॉफिट्स यानी अधिलाभ। इसका सूत्र दिया गया है कि नॉर्मल SP सुपर प्रॉफिट यानी सुपर प्रॉफिट बराबर AAP माइनस NP। अरे बात माना भी 1 मिनट। SP बराबर AAP माइनस NP। इसके पश्चात हम मूल्यांकन विधियों पर चर्चा करेंगे। तो मुख्यतः 3 विधियां दी गई हैं। नंबर 1 है ईयर्स परचेज मेथड यानी वर्षों की क्रय विधि। नंबर 2 है कैपिटलाइजेशन मेथड अर्थात पूंजीकरण विधि। और नंबर 3 है एन्युटी मेथड यानी वार्षिकी विधि। सबसे पहले हम ईयर्स परचेज मेथड पर चर्चा करेंगे। इसके सूत्र दिए गए हैं। इसके 2 सूत्र हैं प्रश्न सूचना के अनुसार। गुडविल बराबर AAP ऑब्लिक WAP ऑब्लिक SP गुणा ईयर्स परचेज फैक्टर। इससे पहले एक बात बताना पसंद करूँगा कि AAP और WAP क्या है। AAP का मतलब होता है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट यानी वास्तविक औसत लाभ, और WAP का मतलब होता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट यानी भारित औसत लाभ। यदि एडजस्टेड प्रॉफिट में कोई ट्रेंड नहीं है, कोई प्रवृत्ति नहीं है घटने बढ़ने की, तो उस परिस्थिति में एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट की गणना की जाती है और इसे ही ख्याति के मूल्यांकन हेतु प्रयोग किया जाता है। यदि एडजस्टेड प्रॉफिट्स लगातार वृद्धि के ट्रेंड रखते हैं, प्रवृत्ति रखते हैं, तो ये WAP गणना की जाती है। WAP गणना का सूत्र दिया गया है कि WAP बराबर टोटल वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स अपॉन टोटल वेट्स। इस प्रकार से जैसी भी परिस्थिति या प्रश्न सूचना के अनुसार AAP, WAP या SP गुणा ईयर्स परचेज फैक्टर। ईयर्स परचेज फैक्टर आमतौर पर प्रश्न में दिया होता है, तो इस सूत्र से हम ख्याति का अनुमानित मूल्य याद कर सकते हैं। नंबर 2 है कैपिटलाइजेशन मेथड यानी पूंजीकरण विधि। इसका भी सूत्र दिया गया है कि गुडविल बराबर SP यानी सुपर प्रॉफिट और गुणा 100 और अपॉन रेट नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। दोबारा बता रहा हूँ आपको ये सूत्र। तो गुडविल बराबर SP गुणा 100 अपॉन NRR। इसके बाद में हम तृतीय विधि है एन्युटी मेथड, उसकी चर्चा करेंगे। इसका सूत्र दिया गया है कि गुडविल बराबर SP यानी सुपर प्रॉफिट और गुणा प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर यानी PV फैक्टर। ये PV फैक्टर क्या है, इसकी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। यदि प्रश्न में PV फैक्टर दिया गया है तो दिया PV फैक्टर ही मल्टीप्लाई करने के लिए प्रयोग किया जाता है। लेकिन यदि प्रश्न में PV फैक्टर का मान नहीं दिया गया है तो इसके लिए अलग से फॉर्मूला यानी सूत्र दिया गया है। उस सूत्र द्वारा भी PV फैक्टर ज्ञात किया जा सकता है। तो सूत्र ये है कि PV फैक्टर ऑफ ₹1 बराबर 1 माइनस विद इन ब्रैकेट 100 अपॉन 100 प्लस R ब्रैकेट बंद और पावर n और अपॉन R अपॉन 100। यहाँ n का मतलब होता है नंबर ऑफ ईयर्स यानी कितने वर्षों का आधार बनाया गया है, और यहाँ R का मतलब होता है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। इस प्रकार से PV फैक्टर ज्ञात कर लेते हैं और एन्युटी मेथड द्वारा सूत्र लगाकर ख्याति का अनुमान लगाया जा सकता है। प्रिय विद्यार्थियों, अब एक यहाँ प्रश्न उठता है कि चूँकि तीनों विधियों से अलग अलग मूल्य निकल कर आता है,
तो ख्याति का उचित मूल्य क्या माना जाए, यानी फेयर वैल्यू क्या हो सकती है गुडविल की। तो जो प्रथम दो विधियां हैं, ईयर्स परचेज मेथड और केपलासी मेथड, उसमें जो इंटरेस्ट फैक्टर है यानी जो ब्याज का तत्व है उसका ध्यान नहीं रखा जाता है। जो पी फैक्टर वाली जो विधि है, तृतीय विधि, उसमें ब्याज के फैक्टर को भी कंसिडर किया जाता है। इसलिए लेखा शास्त्रियों का मत है कि एन्युटी मेथड द्वारा जो मूल्य निकाला जाता है ख्याति का, उसे ही ख्याति का उचित मूल्य माना जाता है। इस प्रकार से हम परिस्थिति अनुसार हम ख्याति का मूल्यांकन कर सकते हैं। इस तरह से प्रिय विद्यार्थियों, हमने ख्याति के मूल्यांकन की विधियों पर चर्चा की और मैं समझता हूँ ये आपके लिए बहुत लाभदायक होगी। और मैं आप सभी से आग्रह करता हूँ, अपील करता हूँ कि इस वीडियो को आप ज़रूर सुनें और इसको आगे शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।